गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हमने डबली रेनफोर्स बीम के बारे में पूरा लिख दिया है। डबली रेनफोर्स बीम के बारे में आपको अलग से कोई भी ऐसी ना किताब और ना कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। डबली रेनफोर्स बीम में कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, आप पूरा इस वीडियो में समझ सकते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल बचता है, न्यूमेरिकल को हम करा देंगे तो डबली रेनफोर्स बीम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से हमने लिखा है और उसको डिस्कशन कर देंगे। आपको अच्छे से समझना है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, क्योंकि डबली रेनफोर्स बीम जो फील्ड में हम ज़्यादातर डबली रेनफोर्स बीम का ही डिजाइन करते हैं और डबली रेनफोर्स बीम को ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको डबली। और सबसे पहली बात आ जाती है कि डबली रेनफोर्स बीम में जो रेनफोर्समेंट देते हैं वो कहाँ पर देते हैं और डबली रेनफोर्स बीम हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डबली रेनफोर्स बीम क्यों बनाते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। डबली रेनफोर्स बीम में जब हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम आ जाए बेंडिंग मूवमेंट से, जो ऊपर से जो लोड आ रहा हो बीम पर, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है इस बीम में जो मूवमेंट उत्पन्न हो रहा है उससे, तो हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। ठीक है, और जब हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाए, ठीक है, मतलब ओवर रेनफोर्स सेक्शन कब होगा, जब एक्स ए की जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्स सी से ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनाते हैं, अति प्रबलित सेक्शन बनाते हैं। तब उस केस में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन ना बना के हम डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन करते हैं। ओके, अब देख लेते हैं। और सेक्शन सीमित कर दिया जाए। अगर ऐसा हो अपीयरेंस की दृष्टि से, अगर मानो लोड ज़्यादा आ रहा है आपका और आपने क्या कहा कि बीम का सेक्शन बढ़ा दिया आपने, उसकी डेप्थ ज़्यादा कर दी, ठीक है, उसकी विड्थ ज़्यादा कर दी, तो देखने में आपको एकदम से ऑड लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं इतना मोटा जो है और स्पेस को भी ज़्यादा घेरेगा। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम सेक्शन को सीमित करने के लिए डबली रेनफोर्स बीम का हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, हम डबली रेनफोर्स बीम में डिजाइन कैसे करेंगे, हम ऊपर भी सरिया डाल देंगे और नीचे भी सरिया डाल देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम स्टील दे देंगे, रेनफोर्समेंट दे देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है इसेंट्रिक लोड आ रहा हो। जब भी बीम पर इसेंट्रिक लोड आ जाता है, मानो जो एक्सिस के अबाउट ना लग के थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी आ रही है, उसमें टॉर्सन भी आ जाए या फिर टॉर्सन आ जाता है या टॉर्क उत्पन्न हो जाए, तो उस केस में भी हम डबली रेनफोर्स बीम का हम डिजाइन करते हैं। और आ जाता है सॉक्ड लोड। ठीक है, जब हमारा सॉक्ड लोड आ जाए, अगर उसमें बीम में हमारे वाइब्रेशंस ज़्यादा हो रहे हों, तब भी हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे ये क्राइटेरिया कि डबली रेनफोर्स बीम हम क्यों डिजाइन करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कुछ मेन पॉइंट हैं, पूरा ये सब मेन पॉइंट हैं आरसीसी के, डबली रेनफोर्स बीम के। ठीक है, इनको समझना है कि कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट है जो डबली रेनफोर्स बीम में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डबली रेनफोर्स बीम किस तरीके से उसका सेक्शन आएगा। ठीक है, जैसे हमारा ये डबली रेनफोर्स बीम जा रहा है, इसको अगर हम ऐसे काट देते हैं और काटने के बाद में फिर हम सामने से देखें इसको, ठीक है, उसकी फेस को, मानो बीम ऐसे आ रहा है, सामने से काट देते हैं तो देखें तो क्या क्या दिखाई देगा आपको। जो दिखाई देगा वो ऊपर की टॉप की फेस में आपको स्टील दिखाई देगा। ठीक है, आपने इसमें डबली में क्या किया, ऊपर भी रेनफोर्समेंट डाला और नीचे भी रेनफोर्समेंट डाला, तो टॉप में दिखाई देगा और बॉटम में दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रेड्थ ऑफ बीम और ये इफेक्टिव डेप्थ। अब हमने ये देखा कि ऊपर के जो सेक्शन में नीचे भी इफेक्टिव कवर या क्लियर कवर रहता है और ऊपर भी हमारा क्लियर कवर रहता है। तो ऊपर जो सेक्शन है उसमें जो इफेक्टिव कवर है उसकी वैल्यू को हमने लिख दिया डी। तो डी क्या है, हमारा इफेक्टिव कवर इन कंप्रेशन। ये कंप्रेशन जोन है आपका, ऊपर का जो जोन है। ठीक है, जो ये एनए से ये ऊपर का जो जोन है वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन। तो हमारा डबली रेनफोर्स बीम हम किसको कहते हैं, जब हम कंप्रेशन जोन के साथ साथ टेंशन जोन, मतलब टेंशन जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी हम स्टील डाल देते हैं, तो हम उस बीम को क्या कहते हैं, डबली रेनफोर्स बीम कहते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए और सिर्फ नीचे ही रेनफोर्समेंट डाला जाए, तो हम उस बीम को, उस प्रकार की बीम को क्या कहेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम कहेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, ऊपर भी रेनफोर्समेंट डाल दिया और नीचे भी रेनफोर्समेंट डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि हमारे पास में ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सेक्शन है। अब हमने इसका बनाया स्ट्रेन डायग्राम के जो स्ट्रेन है, जो विकृति है हमारी, किस किस तरीके से उत्पन्न होगी और कहां कहां पर हमारा विकृति आएगा। ठीक है, हमने
सिंगली रेनफोर्स बीम में बताया था जो आउटर मोस्ट लेयर हो जो होती है कंप्रेशन में उस पर कितनी होती है 0.0035 और बॉटम में जहां पर ये स्टील डाली जाती है वहां पर कितनी होती है हमने बताया था 0.002 प्लस 0.87 FY, ठीक है, FY/ES, ठीक है, ये हमारी मिनिमम थी किसमें टेंशन में, ठीक है, कंप्रेशन में 0.0035। अब बात करेंगे यहां पर कितनी होगी कंप्रेशन में कितनी होगी, यहां पर जहां पर स्टील डाली है हमने इसको ESC का नाम दे दिया, ठीक है, ठीक है, इन कंप्रेशन जोन में स्ट्रेन की वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल ई, ठीक है, ESC से इसको डिनोट कर रहे हैं कि क्या है तुम्हारा ESC का मतलब है हमारा कि स्ट्रेन इन डबली रेनफोर्स बीम या फिर कंप्रेशन जोन में, ठीक है, कंप्रेशन जोन में हमारा स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आएगी तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, ये यहां पर है। अब बात कर लेते हैं ये जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक की लेयर की जो बीच की दूरी है इसको हम XU कहते हैं, ठीक है, और ये कितनी वैल्यू है D डैश, ठीक है, जहां पर D डैश ये सेंटर तक जो हमारा सरिया था स्टील था उसके सेंटर तक की जो दूरी थी, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं D डैश कह रहे हैं, ठीक है। अब D डैश ये हमारा D डैश वैल्यू है, ठीक है, अगर इसमें से XU में से इसको घटा दिया तो ये वैल्यू कितना बचा XU माइनस D डैश, ठीक है, ये वैल्यू बचा XU माइनस D डैश, ठीक है, XU माइनस D डैश, ओके। इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले यहां से निकाल देते हैं स्ट्रेन, हमें ये चीज चाहिए तो ये कैसे निकालेंगे हम समरूप त्रिभुज से। समरूप त्रिभुज क्या क्या कहलाता है हमारा कि ये वाली भुजा डिवाइड बाई ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा डिवाइड बाई ये वाली भुजा, तो हमने क्या किया 0.0035 ये वाली भुजा और डिवाइड बाई XU प्लस बराबर XC ये वाली भुजा और डिवाइड बाई ये वाली भुजा, ये पूरा जो त्रिभुज बना ये वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है, पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज तो ये भुजा अपॉन ये भुजा और फिर छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा अपॉन ये भुजा, तो हमने समरूप ट्रायंगल से 0.35 ये वाली भुजा अपॉन XU बराबर ESC ये वाली भुजा अपॉन XU माइनस D डैश, तो यहाँ से हमने ESC की वैल्यू निकाली, हमने क्या किया XU को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 0.0035 इंटू XU माइनस D डैश और डिवाइड बाई XU, ओके। तो हमने क्या निकाला ये क्या है हमारा ESC स्ट्रेन इन डबली रेनफोर्स बीम इन कंप्रेशन जोन, ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड कर दी, ओके। अब देख लेते हैं सबसे पहले, अब हमने स्ट्रेन का काम कंप्लीट कर दिया, ये स्ट्रेन डायग्राम से हमने स्ट्रेन का काम कंप्लीट कर दिया। अब बात करेंगे स्ट्रेस डायग्राम की। स्ट्रेस डायग्राम मतलब कहाँ पर कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई, मानो जहाँ पर हमने टेंशन में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट दिया था, ठीक है, या टेंशन रेनफोर्समेंट दिया था वहाँ पर कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई, दूसरा यहाँ पर कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई, इधर कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई, ये कंक्रीट का जो पूरा ब्लॉक है उसमें कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई, तो इसको भी देख लेते हैं। इस स्टील के कारण कितनी इस ब्लॉक में स्ट्रेस जनरेट होगी और इस स्टील के कारण इस पूरे ब्लॉक में कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। हमने बताया था डबली रेनफोर्स बीम में जब डायग्राम बनाया था तो हमारा ऊपर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसमें हमारी वैल्यू कितनी होती है 0.45 FCK, 0.45 FCK, और D डैश क्या है, D डैश हमारा यहाँ तक का इफेक्टिव कवर, ये हमारा इफेक्टिव कवर है किसमें कंप्रेशन जोन में, ठीक है। तो एक फोर्स कहाँ पर लगेगा, एक फोर्स हमने माना इस पे लगेगा जिसको हमने, ये नया फोर्स आया है, ठीक है, सिंगली में ये नहीं था तो इसको हमने C2 का नाम दे दिया, ठीक है, और एक और जनरेट होगा जो इसी में लगेगा जो हमारा पहले लगा हुआ था इसमें C1, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया, ये फोर्स इस तरीके से ना दिखा के हम स्ट्रेस डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो ये दूरी थी D डैश पर क्या लगा C2 लगा, और जो पहले हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में निकाला था पूरे सेक्शन का वो हमारा कितना वैल्यू आया C1 आया, ठीक है। ये D डैश और ये टोटल जो डेप्थ थी वो D, ये पूरी टोटल डेप्थ थी D, और D में से ये D डैश घटा दिया तो ये C2 तक के बीच की दूरी को क्या कह रहे हैं D माइनस D डैश, इसको कह रहे हैं Z2, ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं Z2, ये वैल्यू जो है ये क्या कहलाती है Z2 कहलाती है, ठीक है, ये वैल्यू Z2, ओके, ठीक है। और जो आपने सिंगली रेनफोर्स बीम में देखा था कि C1 और T के बीच की दूरी, T के बीच की दूरी
टी के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, लीवर आर्म कह रहे थे, और यहाँ पर भी ये लीवर आर्म है। तो इन दोनों की लीवर आर्म कितनी थी, हमने जो पीछे सिंगली रेनफोर्स बीम में निकाला था, D - 0.42 XU थी, ठीक है, Z1 की वैल्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं लीवर आर्म फॉर C1। इसके लिए C1 के लिए लीवर आर्म कितनी थी, जो पहले निकाली थी, D - 0.42 XU। ये हमने लीवर आर्म निकाली थी पहले। ठीक है, लीवर आर्म फॉर C2, ये नया हमारा जो स्ट्रेस जनरेट हुआ उसकी लीवर आर्म कितनी होगी, D - D डैश। ठीक है, D - D डैश, देखो कितना होगा, इतना, और ये टोटल वैल्यू थी D, और इसमें से D डैश कम कर दिया तो कितना बचा, D - D डैश। तो C2 तक की जो लीवर आर्म रहेगी, ये पूरी लेंथ जो रहेगी वो D - D डैश, और C1 और T की बीच की वैल्यू कितनी रहेगी, D - 0.42 XU। ये Z1 की वैल्यू है। ठीक है, ये समझ में आया हमारा। ठीक है, अब हमने ये स्ट्रेस डायग्राम है, और जो T की वैल्यू है जो स्टील में जनरेट होगी वो कितनी होगी, 0.87 FI × AST, जो हमारी पहले जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो डब्ल्यू में आपने बस क्या देखा, एक ये चीज एक्स्ट्रा आई आपके सामने, ठीक है, और एक ESC एक्स्ट्रा आई तो हमने वो भी निकाल दी, और C2 ये एक्स्ट्रा आई तो ये भी निकाल दी। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कैसे होगी, देखो T बराबर क्या होगा, यहाँ पे T जो फोर्स होगा वो स्ट्रेस इंटू एरिया, तो T की तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 0.87 FI × AST, ये तो स्पष्ट है। और C1 की वैल्यू कितनी होगी, ये हम पहले भी निकाले थे। ठीक है, 0.36 FCK × B × XU। ठीक है, ये सिंगली रेनफोर्स बीम में निकाली थी हमने। ठीक है, 0.36 FCK × B × XU, स्ट्रेस इंटू एरिया C1 की वैल्यू। ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा। अब आता है ये नया C2, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी C2 बराबर FSC - FCC × ASC। ठीक है, ये एक क्या है, एक्स्ट्रा हो गया सिंगली रेनफोर्स बीम के अलग से। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम ने आपने क्या पढ़ा, C1 की वैल्यू पढ़ी थी, T की वैल्यू पढ़ी थी, ये नई जो एक्स्ट्रा आई बस इसको याद रखना है हमें, C2 बराबर FSC - FCC × ASC। अब ये सारी टर्म क्या है और कैसे इनको वैल्यू निकालोगे आप। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। FSC है हमारा स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, स्ट्रेस FSC यहां पर लगेगा, तो क्या है हमारा, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन, FSC। ठीक है, जो हमारा प्रतिबल उत्पन्न होगा स्टील में कंप्रेशन जोन में, वो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू है। ठीक है, दूसरा FCC यहां पर जो कंक्रीट है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन, जो यहां पर स्ट्रेस जो जनरेट होगा उसको हमने कह दिया है FSC का नाम दिया है यहां पे। ठीक है, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन। ओके, तो ये सभी टर्म आपके समझ में आए होंगे। बस नई चीज क्या हुई थी हमारा, ये C2 फोर्स बढ़ा। ठीक है, C2 फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, FSC - FCC × ASC। ASC क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, जो कंप्रेशन जोन में आपने स्टील डाली है उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आई। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये सेक्शन देखा, सेक्शन देखने के बाद में स्ट्रेन देखा और देखा स्ट्रेस। ठीक है, सेक्शन में हमने स्ट्रेन में क्या देखा कि नई चीज आई हमारी स्टील, और इस स्टील पे कितना स्ट्रेन आएगा तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, फिर आई स्ट्रेस हमारा C2 एक्स्ट्रा बढ़ा, तो C2 को हमने देखा किस तरीके से हम निकालेंगे, FSC - FCC × ASC। ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया जो इस पर जो स्टील पर लगा कंप्रेशन जोन में। ठीक है, और लीवर आर्म देखा हमने, लीवर आर्म कितना, C1 बराबर D - 0.42 XU, और लीवर आर्म फॉर C2 के लिए D - D डैश। ओके, तो D - D डैश आ गया। ठीक है, तो ये लीवर आर्म भी हमने देखी, हमने ये पोर्शन देख लिया। ठीक है, ये स्ट्रेन की वैल्यू निकाल दी। अब देखेंगे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की वो कितनी रहेगी, XU की वैल्यू। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो XU की वैल्यू क्या होगा कि हमारे पास में XU की वैल्यू कब निकालेंगे हम, जब C1 + C2 को ऐड करके इसके बराबर रख दें, T के बराबर, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगा। C बराबर T के रख दें हम, तो C की वैल्यू क्या है हमारी, C की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, तो C बराबर C1 + C2, जो कंप्रेशन जोन में जो टोटल स्ट्रेस और टेंशन जोन में टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो T बराबर, ठीक है, ये दोनों मिलकर जितना फोर्स उत्पन्न करेंगे उतना ही ये अकेला टेंशन में करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, इसको सिंगली रेनफोर्स बीम में पूरी अच्छी तरीके से मैं ड्राइव कर चुका हूं। ठीक है, ओके,
और देखो अब जैसे मानो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे पेपर होगा आपका, तो ध्यान रखना इन्हीं पॉइंटों में से, इस पूरा डबली में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा आपका। ये ध्यान रखना, डबली में से कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन बनता है तो इस बोर्ड में से बाहर नहीं जा सकता, ये गारंटीड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, कम से कम 2 बार ये वीडियो देखनी है। ठीक है, डबली रेनफोर्स बीम को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, C बराबर टी के, ठीक है, C बराबर टी के रख दिया और C बराबर C1 प्लस C2। ओके, अब C बराबर C1 और C2 की वैल्यू कितनी है, तो C1 बराबर क्या है 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU, और C2 की वैल्यू FSC माइनस FCC इंटू ASC। मैंने ये भी बता दिया FSC और FCC क्या है। ठीक है, FSC स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन, FCC स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन। ओके, अब देखो, अब हमने इनको क्या किया, बराबर रख दिया, C1 प्लस C2 को T के बराबर रख दिया। C1 की वैल्यू 0.36 FCK B इंटू XU प्लस C2 की वैल्यू को रख दिया FSC माइनस FCC इंटू ASC। दोनों को हमने ऐड करके किसके बराबर कर दिया, T के बराबर, और T की वैल्यू कितनी है 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, तो इनके बीच में एक बैलेंस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट होगा। ठीक है, एक कपल जनरेट होगा जो हमारा जो ऊपर से जो लोड आएगा मूवमेंट का, उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। ओके, अब बात आती है हम FCC की वैल्यू कैसे निकालें और FSC की वैल्यू कैसे निकालें। जो हमने ये टर्म देख ली है, जो नए हमारे सामने आए, इनको हम कैसे निकालेंगे। तो FCC की जो वैल्यू है वो रहेगी 0.45 FCK। ठीक है, ये हमारी डिजाइन वैल्यू है, आप चाहें तो FCK की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। तो FCC बराबर जैसे आपके बुक में दिया है, बट ये ठीक ये है, ठीक है, कोड के अनुसार 0.45 FCK। FCC की वैल्यू आपको यहां पर जो पुट करोगे वो कितनी करोगे, 0.45 FCK। और FSC की वैल्यू कितनी पुट करोगे, FSC की वैल्यू FE 250 के लिए 0.87 FI, 0.87 FY। ठीक है, तो कितना 250 के लिए डायरेक्ट ऐसे रख दोगे। बट अगर आपका FE 415 ग्रेड आ जाए, FE 500 ग्रेड आ जाए और FE 550 ग्रेड आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, और इसके लिए भी अगर हम चाहें तो ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, नहीं तो इसके लिए भी हम कोड में हमारा SP16 टेबल दे रखा है। ठीक है, SP16 टेबल से हम D डैश अपॉन D का रेशो निकालते हैं। ठीक है, इनके आधार पर हम, और या फिर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और या फिर इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, FSC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, D डैश जो D डैश की वैल्यू है और स्मॉल d की वैल्यू है, इन दोनों का रेशो निकालेंगे। उन दोनों के रेशो के हिसाब से SP16 में इनके लिए 415 के लिए, 500 के लिए और 550 के लिए वैल्यू दे रखी हैं, उनको हम कोड से लेंगे। ठीक है, कोड से लेके, या फिर आपको अगर सवाल आता है तो हो सकता है क्वेश्चन में ये FSC की वैल्यू और FCC की वैल्यू दे रखी हो, और ना दे रखी हो तो हम उनको भी निकाल सकते हैं। अगर जैसे हमने इंटरपोलेशन जो मेथड लगाया था, आपने देखा था, हमने टाउसी के लिए लगाया था, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ के लिए। तो अगर D डैश और D की वैल्यू कोड में जो दे रखी हो, अगर उससे वेरी करती है, तो हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन मेथड से, ठीक है, जितनी D डैश अपॉन D की जो वैल्यू आती है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरपोलेशन मेथड भी हम यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, इसलिए मैं इसको बार बार पे कह रहा हूं, कम से कम 2 बार ये वीडियो देखनी है आपको, अगर डबली रेनफोर्स बीम को समझना है तो। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सिंगल रेनफोर्स बीम जो है आपको सरल लग सकता है, बट वो कोई यूज का नहीं है, क्योंकि फील्ड में हम डबली रेनफोर्स बीम ही डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंगली को डबली तब समझ पाओगे जब सिंगली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिंगली के बाद में छोटी छोटी चीजों को और 1-2 चीजों को ऐड कर दें तो डबली रेनफोर्स बीम बन जाती है। बस सिर्फ हमने क्या किया है, कंप्रेशन जोन में क्या डाल दिया है, हमने स्टील डाल दिया है, उससे कितना बड़ा अंतर आया वो ही हम देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये पूरा पोर्शन समझ में आया आप सभी के। ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रेन इन डबली रेनफोर्स। देखो सवाल कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का अगर सवाल पूछता है तो इसमें क्या पूछ लेगा कि स्ट्रेस की वैल्यू बताइए डबली रेनफोर्स बीम के लिए कितनी आएगी, और स्ट्रेन की, सॉरी, और ऐसे ही स्ट्रेन की वैल्यू सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में भी पूछ सकता है। ठीक है, मिनिमम की कैसे आती थी, मिनिमम की ये आती थी 0.002 प्लस 0.87 FY, और इसकी वैल्यू 0.0035 थी, और मिनिमम कितनी थी 0.002 थी। यहां पर निकालने की आवश्यकता ना पड़ी थी, बट यहां हमने निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है,
ओके, फिर हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल दिया और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में सी बराबर टी के रख दिया और सी की वैल्यू जो होती है C1 प्लस C2 दोनों को ऐड करके बनती है और ये सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आपके मैं समझता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, ये पोर्शन और फिर ये पोर्शन। अब आगे देख लेते हैं ये वाला पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, देखो अगर आपका सवाल आता है तो पता है सवाल कितना आएगा। सबसे पहले आप यहां से सबसे पहले XU की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, XU की वैल्यू निकालने के बाद में आपसे कभी कभी ज्यादातर जो सवाल आएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा अगर पूछता है तो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, ये 2 नंबर का। अगर वैसे आता था ये कम से कम 6 नंबर का भी सवाल या 5 नंबर का सवाल बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये सवाल जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक निकालने के लिए भी ये गेट में 2 नंबर का सवाल आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसा नहीं है कि कहीं से पूछा जाता है, इन्हीं चीज़ों में से ही ये चीज़ें, बस इन्हीं में से कुछ वैल्यूओं को चेंज कर देता है। अगर उसने कह दिया FSC की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी जगह पे उसने रख दिया 0.0035 की जगह पे 0.0025 रख दिया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम आराम से, अगर हमें पता है कि समरूप ट्रायंगल से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों से, इन्हीं चीज़ों से जो हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट जो डबली रेनफोर्स बीम में जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस किया है, यहीं से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं। अब आपके पास में क्या आया, आपके पास में यहां से XU की वैल्यू फाइंड कर देंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखो 0.36 FC दे रखा होगा, B विड्थ दे रखा होगा, XU की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू हमने बताया कैसे निकलेगी, SP16 टेबल से निकल जाएगी या 250 के लिए इतना ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ASC भी दे रखा होगा आपका। ठीक है, आपको XU निकालना है बराबर 0.87 FY इंटू AST भी दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ XU निकालना है। यहाँ से XU निकलने के बाद में आपको क्या निकालना, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्या होगा, MR बराबर C1 इंटू Z1। ठीक है, ऊपर का जो है MR बराबर C1 इंटू Z1 जो लीवर आर्म है। ठीक है, C1 इंटू Z1 बराबर C2 इंटू Z2, C2 इंटू Z2। तो C1 इंटू Z1 हमने क्या किया, जो C1 प्लस C2 था इसी में अगर हमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो इसके साथ में Z1 की गुणा, इसके साथ में Z2 की गुणा, तो C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2। ओके, ठीक है, तो हमने अब देख लेते हैं C2 के लिए लीवर आर्म कितनी है, D माइनस D डैश है, और C1 के लिए लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU है। जो हमारा देखो ये पोर्शन सिंगली रेनफोर्स बीम का सेक्शन है, ये इतना जो आपने पढ़ा था, जो सिंगली रेनफोर्स बीम किया है वो इतना सेक्शन ये हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम का है। यही तो सेक्शन बड़ा, तो हमने इसको ही तो अलग से ऐड किया है C2 इंटू Z2। बाकी ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए होता है, हमेशा इससे ही निकालोगे आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 0.36 FC के B इंटू XU की वैल्यू पीछे से फाइंड कर ली, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये हो गया। अब FSC माइनस FCC इंटू ASC और D माइनस D डैश जो लीवर आर्म Z2 है। तो यहां से आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। देखो आपके डिप्लोमा के बेस पे अगर कोई सवाल अगर मेंस में भी आता तो सवाल इतना ही आता। ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लेता, लेकिन ये सवाल ठीक है सिंपल है, आपको बस 2 स्टेप में खत्म है। एक तो यहां से आप ये वैल्यू निकाल दो और दूसरा हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दें। ठीक है, यहां से स्टार्ट होके ये सवाल 2 स्टेप में, एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। ठीक है, और बाकी ये जो स्टेप हैं इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। FSC वाला 0.45 FC के और FSC की वैल्यू SP16 की टेबल से निकालेंगे और D डैश अपॉन D की वैल्यू के आधार पर। ओके, या क्वेश्चन में गिवन दे रखा हो तो हम डायरेक्ट MR की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। फिर आते हैं फॉर डिजाइन और डबली रेनफोर्स बीम। हमने इसी में अगर हमें डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे। डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम के में या बीम का जब डिजाइन करते हैं तो सेक्शन निकालते हैं, विड्थ निकालते हैं, डेप्थ निकालते हैं और AST निकालते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो बीम हम बना रहे हैं डबली, उसमें AST कैसे निकालें। ठीक है, तो हमारे पास में सेक्शन है ये, दोबारा से एक बार ASC ऊपर का, AST नीचे का। ठीक है, और D डैश इसकी, ठीक है, इफेक्टिव कवर और D इफेक्टिव डेप्थ। ओके, अब इस सेक्शन को हमने 2 पार्टों में तोड़ लिया कि बीम A और बीम 2। ठीक है, ये बीम 1 जो है सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह, और ये हमने एक काल्पनिक बीम ले लिया। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये बीम बन के आ जाएगा। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया, AST को तोड़ दिया AST1 और AST2, ठीक है। ये हमने इनको बैलेंस करने के लिए, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, AST जो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, तो हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, एक तो इसके बराबर रख के और एक इस तरीके से इसको रख के, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, AST1 और AST2। AST1 जो होगा वो क्या होगा, AST1 प्लस AST2 दोनों को जोड़ दें तो टोटल AST आ जाएगा। और ASC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, MU2, मतलब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जो MU2 ये वाला, ठीक है, ये वाला MU2 डिवाइड बाई FSC इंटू FCC इंटू D माइनस D डैश, यहाँ से हम ASC की वैल्यू निकाल देंगे। दोनों को अगर हम देखें, यहाँ पे कंप्रेशन जोन में भी आ गया आपका स्टील और आ गया आपका टेंशन जोन में भी आपने निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और AST1 कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर AST1 और AST2 देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। AST1 MU लिमिटिंग, ठीक है, MU लिमिटिंग बन, ठीक है, ये बन रहेगा बन, ठीक है। और 0.87 FY-D माइनस 0.42 XU, जो आपने AST1 मतलब सिंगली रेनफोर्स बीम में आपने AST जो निकालते थे, सेम उसी मेथड से आप AST1 निकालेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह, बिल्कुल सेम उसी की तरह, जो कि हमने इस बीम के लिए निकाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं AST2 इसकी, ठीक है, इसके लिए AST2 की वैल्यू, और देखो ये फॉर्मूला भी था सिंगली में हमने जो यूज किया था, MU लिमिटिंग बराबर ये बन बराबर 0.87 FY-AST D माइनस 0.42 XU, ठीक है। जो हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम में जो AST निकालने के लिए फॉर्मूला था, वहां पर से हमने इस बीम को, सिंगली रेनफोर्स बीम को ही, ये बीम को हमने इस तरीके से AST1 निकाल दिया, ओके। अब MU, ठीक है, लिमिटिंग, अगर टोटल लिमिटिंग की बात करें तो MU1 प्लस MU2, ये MU1 है और ये MU2 है, ठीक है। दोनों को जोड़कर ही ये MR या फिर MU लिमिटिंग बनता है। इसको या तो MR कह दो या MU लिमिटिंग कह दो, ठीक है। मैं लिख देता हूं बराबर MU लिमिटिंग, ओके। तो MU लिमिटिंग कह दो, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, MU लिमिटिंग निकला हमारा दोनों को जोड़ के। अब MU1 हम C1 इंटू Z1, तो C1 इंटू Z1 हमारा MU लिमिटिंग बन कैसे निकलता है, बिल्कुल सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह, 0.36 FCK इंटू XU B इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है। और MU2 कैसे निकलेगा, MU2 जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था ये वाला, ठीक है, इसमें अगर हम Z की मल्टीप्लाई कर दें तो FSC माइनस FCC इंटू ASC D माइनस D डैश, जैसे यहाँ पर हमने किया है, ये MU2 है, ठीक है, FSC माइनस FCC इंटू ASC D माइनस D डैश, यहाँ से ही ये क्या है, MU2 की वैल्यू है, ठीक है, ये MU2 की वैल्यू और ये MU1 की वैल्यू देखा जाता है, ठीक है, MU1 की वैल्यू, ओके। तो हमने यहाँ से हमें FSC निकालना है, तो F, ठीक है, FSC निकालना है तो हमने यही तो निकाला था, ठीक है। यहाँ से अगर हमें FSC निकालना होता, ASC निकालना होता, तो क्या करते हैं, MU2 डिवाइड बाई FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश, तो FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश, तो ASC की वैल्यू निकाल दी। और इसी के बराबर हमें AST2 की वैल्यू निकालनी है, तो AST2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो MU2 बराबर डिवाइड बाई 0.87 FY-D माइनस D डैश, ठीक है। तो 0.87 FY-D माइनस D डैश, तो हम इस तरीके से AST2 की वैल्यू निकाल देंगे। AST2 की वैल्यू निकालने के बाद में AST1 और AST2 की वैल्यू को हम ऐड करके AST की वैल्यू निकाल देंगे, ऐसे हम FSC की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये डिजाइनिंग के स्टेप हैं, बस इतना ही हमें डिजाइनिंग करना है, किसमें, डबली रेनफोर्स बीम में, ओके। बाकी हम चेक लगाएं या फिर सीयर में हम इसको चेक करें, ठीक है, तो उसमें हम इतना नहीं करते, ये इतना लेंथी सवाल आपको नहीं पूछा जाता। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछा जा सकता है के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलवा लें, या फिर AST1 और AST2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन चीज़ों को भी हम निकाल दें, ठीक है। तो समझ में आया AST1 कैसे निकालना है आपको, जो पहला मूवमेंट होगा उसके सिंगली रेनफोर्स बीम का निकाल देना है, और MU2 जो AST2 निकालना है तो MU2 के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, MU2 के बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। AST2 जो कि मैन रेनफोर्समेंट है, इसलिए हमने 0.87 FY यूज किया है, ठीक है। ऊपर ASC था इसलिए FCC माइनस ASC यूज किया था यहाँ पर ASC के लिए, ओके। तो मैं समझता हूँ इस पूरे वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपको फिर से मैं कहता हूं कम से कम 2 बार देखना है इस वीडियो को समझने के लिए। उसके बाद में हम सवाल लेंगे, सवाल के थ्रू हम कैसे कैसे चीज़ों को निकालेंगे तो वो भी हम समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इन एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है,
ठीक है। और डायरेक्ट जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि यहाँ से एक्स यू की वैल्यू निकलवा दी, डायरेक्ट आंसर पूछ दिया, बता दिया कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। यहाँ से ए एस सी की वैल्यू बता दी तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। ये दो सब वैल्यू दे दी, ये मतलब ये वैल्यू निकलवा दी तो डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, ठीक है। निकालवा के दिखाएंगे हम ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो भी देखेंगे हम एक एक पॉइंट में। अब उस तरीके से ही हम अब डिलीवर करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बनेंगे और किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, या एसएससी जेई में हो या फिर हमारा गेट में हो क्वेश्चन, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन आए, आप देखेंगे ना उठा के तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप आराम से उनको निकाल सकते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। आप सभी एग्जाम के लिए भी इस तरीके से इसको अपना सकते हैं और इनको समझ सकते हैं, ठीक है। इनसे ही हम, ठीक है, क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू हमने अच्छे से देख ली है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ओके, और इनको अच्छे से समझना है। और अगर कुछ क्वेश्चन अगर डाउट बनते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दें कि अगर सर हमें ये समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन हो आप पुट कर दें, हम उसका आंसर देंगे जितना जल्दी हो सके, ठीक है, ओके। थैंक यू।